नमस्कार साथियों, मैं मयंक पुष्कर आज आप सबों के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगा। यह पाठ्यक्रम मैंने ऐसे तैयार किया है जो न केवल केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाएं बल्कि राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं भी इसमें शामिल हो जाएंगी। जैसा कि मेरा चैनल का नाम है शिक्षा शास्त्र अकादमी, तो यह पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। देश भर में जितनी भी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके पाठ्यक्रम को अगर देखें, शिक्षा शास्त्र से संबंधित पाठ्यक्रम को, तो मूलतः 8 भागों में विभाजित हैं। यह 8 भाग हैं। पहला भाग है मनोविज्ञान, दूसरा भाग है बाल विकास, तीसरा भाग है अधिगम एवं अभिप्रेरणा, चौथा भाग है व्यक्तिगत भिन्नताएं, उसके बाद से हमारा 5वां भाग है समावेशी शिक्षा, छठा भाग है शिक्षण शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, 7वां भाग है भारतीय शिक्षा का इतिहास और 8वां भाग है दार्शनिक दृष्टिकोण। इन्हीं 8 यूनिट या टॉपिक्स के इर्द गिर्द पूरी देश भर की परीक्षाएं घूमती रहती हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षाओं से संबंधित। तो प्रत्येक टॉपिक को हम विस्तार से समझते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मनोविज्ञान का। तो इसमें हम समझेंगे कि मनोविज्ञान है क्या और यह दर्शन से कैसे अलग हुआ और क्यों अलग हुआ। आप लोगों ने अपने प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों के गुरुजनों ने हो सकता है बताया हो कि दुनिया का प्रत्येक विषय, जितने भी विषय हम देखते हैं वह दर्शन से निकला है। दर्शन ही प्रत्येक विषय का मूल है। तो ये दर्शन से अलग कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि इसे दर्शन से अलग किया जाए। साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान कैसे अलग है, यह समझेंगे। मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक विधियां क्या हैं, इनका अध्ययन करेंगे। यह हमारा पहला यूनिट होगा मनोविज्ञान का। दूसरा यूनिट आता है बाल विकास का। यह काफ़ी बड़ा यूनिट है। इसमें हम यूनिट 2 बाल विकास के अंतर्गत हम समझते हैं वृद्धि एवं विकास की अवधारणा को, साथ साथ विकास के सिद्धांत एवं उनके आयामों को। तीसरा इसमें टॉपिक आता है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को, कौन कौन से कारक हैं जिससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। उसके बाद से हम आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करेंगे। साथ साथ इसी में हम समाजीकरण, जेंडर और इमोशंस को पढ़ेंगे। इन सब के अलावे इसमें बहुत सारे सिद्धांत आते हैं जो बालक के विकास से संबंधित हैं, जिसमें पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत और सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत। इन्होंने अलग अलग स्तर पे, भाषा पे हो या समाज पे हो, नैतिकता पे हो, संज्ञानात्मक विकास पे हो, सब पे इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिया है। इस यूनिट में हम इसका अध्ययन करेंगे, जो हमारा यूनिट 2 है बाल विकास। तीसरा यूनिट है अधिगम एवं अभिप्रेरणा। यह सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शिक्षक बनने के बाद सबसे उपयोगी यही यूनिट रह जाता है, अधिगम एवं अभिप्रेरणा। इसके अंतर्गत हम समझते हैं कि अधिगम है क्या और अधिगम की प्रक्रिया क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। इसके बाद से हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किन किन स्तरों पर अधिगम हमारा प्रभावित होता है। उसके बाद से अधिगम के सिद्धांत भी हैं, मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। ये सिद्धांत कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, सीखने के गैगने के पदानुक्रम का सिद्धांत, कर्ट लेविन के क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत, अंतर्दृष्टीय सिद्धांत, बेंडूरा के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, कोल्ब के प्रायोगिक शिक्षा का सिद्धांत। यह अलग अलग विचारों के अनुसार उसमें बांटकर पढ़ाया जाएगा, किस विचार में कौन से सिद्धांत फिट बैठते हैं। इससे अधिक भी सिद्धांत हैं। इसके बाद से हम समझते हैं इसी यूनिट में कि बच्चे सोचते कैसे हैं और सीखते कैसे हैं। हमें ये समझना होगा कि कौन सा बच्चा कैसे सोच रहा है और उसे कैसे सिखाना है। तो ये बातें हम इस यूनिट 3 अधिगम एवं अभिप्रेरणा में सीखते हैं। उसके बाद से आता है कि अभिप्रेरणा क्या है और सीखने में अभिप्रेरणा का क्या उपयोग है या अभिप्रेरणा के शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इस यूनिट में हम समझेंगे। साथ साथ अभिप्रेरणा के प्रकार क्या हैं, इन अभिप्रेरणा चक्र क्या है और अभिप्रेरणा के उद्देश्यों के प्रकार कितने हो सकते हैं
और अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या है, ये अभिप्रेरणा से संबंधित सीखेंगे। और इस यूनिट के सबसे अंत में हम सीखते हैं अधिगम का आकलन एवं मूल्यांकन, कि हम जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, इसका आकलन एवं मूल्यांकन कैसे होगा, जिसमें सबसे अधिक चर्चा होती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। उसके बाद से हमारा चौथा यूनिट आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट है, अलग तरह से सोचता है, दिखता है, उसके परिवार का अलग माहौल है, विद्यालय में आकर वह अलग तरह से रहता है। ठीक है, तो शिक्षक को प्रत्येक बालक को समझना आवश्यक है, तो उसके लिए हमें बालक के विभिन्नताओं को समझना होगा। तो इसमें हम इस यूनिट में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ एवं उसके प्रकार को समझेंगे, साथ साथ व्यक्तित्व को समझेंगे, व्यक्तित्व के सिद्धांत को समझेंगे, बुद्धि को समझेंगे और बुद्धि के सिद्धांतों को समझेंगे। इसके बाद से हमारा पांचवा यूनिट आता है समावेशी शिक्षा। वर्तमान समय में सबसे अधिक चर्चा समावेशी शिक्षा की हो रही है। समावेशी शिक्षा का अर्थ यह है कि किसी भी बालक को अलग अलग उसके खूबियों या उसके समस्याओं के अनुसार अलग अलग करके न बिठाया जाए, बल्कि उनकी आवश्यकताओं को एक ही कक्षा में हम पूरी करें और सबको एक साथ लेकर चलें। अर्थात यह ऐसी विचारधारा है जो सबका साथ और सबका विकास में विश्वास करती है। इसके अंतर्गत हम लोग पिछड़े बच्चों को समझते हैं, मानसिक रूप से मंद बच्चों को समझते हैं, प्रतिभाशाली बालकों को समझते हैं, रचनात्मक बालकों को समझते हैं, वंचित समूह के बालकों को समझते हैं, विशेष रूप से आवश्यकताओं वाले बालकों को समझते हैं, अधिगम अक्षमताओं वाले बालकों को समझते हैं, और अंत में समायोजन एवं कुसमायोजन को इस यूनिट 5 अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समझते हैं। इसके बाद से हमारा यूनिट 6 आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं शिक्षण शास्त्र। यह हमारी यूनिट जो 3rd है अधिगम एवं अभिप्रेरणा, उसी से मिलता जुलता है। इसमें हम शिक्षण के और सीखने के प्रक्रिया को समझते हैं। शिक्षण किन किन स्तरों पे होता है, शिक्षण मुख्यतः जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इस तीनों का हम कैसे उपयोग यहाँ पे करते हैं उसको समझते हैं। शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, कौन से विषय को किस विधि से हम पढ़ाएंगे या किस समस्या को हल करने के लिए कौन सी विधि को अपनाएंगे, इसका अध्ययन करते हैं। साथ साथ प्रत्येक विषय के शिक्षण शास्त्र का अध्ययन करते हैं। गणित का शिक्षण शास्त्र कैसा होगा, सामाजिक विज्ञान का कैसा होगा, भाषा का क्या होगा, इसका अध्ययन इस यूनिट में करते हैं। इनके अलावे देश भर में जितने भी NCF तैयार हुए हैं उनका अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से वर्तमान में अभी NCF 2005 का हम विधिवत अध्ययन करेंगे। यदि नई शिक्षा नीति जो 2020 में बनी है उसका NCF आ जाता है तो उसका भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा RTE 2009, NEP 2020 का अध्ययन करेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 का। साथ साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ही लाइफ स्किल को हम समझेंगे। उत्तर प्रदेश के सुपर टेट में लाइफ स्किल के प्रश्न होते हैं 10 नंबर के, जीवन कौशल, इसको समझेंगे। उसके बाद से माइक्रो टीचिंग को समझेंगे और हमारा यूनिट 6 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। 7वां यूनिट आता है भारतीय शिक्षा का इतिहास। भारतीय शिक्षा का इतिहास में हम वैदिक काल से लेकर और वर्तमान में चल रहे नई शिक्षा नीति तक को पढ़ लेंगे। यह मुख्य रूप से सीटेट लेवल पे तो नहीं आता है, लेकिन TGT PGT लेवल पे इसके प्रश्न रहते हैं कि भारतीय शिक्षा है, भारत की शिक्षा जो है वह वैदिक काल में कैसी थी, बुद्ध काल में कैसी थी, मौर्य काल में कैसी थी, गुप्त काल में कैसी रही। उसके बाद से मध्यकालीन भारत में मुगलों के दौरान मुगलों ने इस शिक्षा को कैसे प्रभावित किया, ब्रिटिशों ने भारतीय शिक्षा को कैसे बदल दिया, और स्वतंत्र भारत में प्रत्येक सरकार ने कैसी कैसी शिक्षा नीतियाँ अपनाई, उसका इसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारा यूनिट 7 है भारतीय शिक्षा का इतिहास। इसके बाद से हमारा 8वां यूनिट आता है दार्शनिक दृष्टिकोण। जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई दर्शन कार्य कर रहा है। दर्शन अर्थात विचार, किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई एक दर्शन है और दर्शन उसका मूल तत्व है। किसी भी कार्य का मूल तत्व है उसका दर्शन। तो इसके अनुसार हम लोग इस यूनिट में जितने भी दर्शन हैं उसके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए,
विद्यालय कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, इसका अध्ययन करेंगे। जैसे यदि हम आदर्शवाद को देखेंगे तो हम समझेंगे कि आदर्शवाद क्या है। इसके बाद से हम ये समझेंगे कि आदर्शवाद में शिक्षक कैसा होता है, आदर्शवाद के विद्यालय कैसे होंगे उस दर्शन के, उसके बाद उसका अनुशासन कैसा होगा आदर्शवाद का। इसी प्रकार से प्रकृतिवाद में भी हम देखेंगे कि उसमें विद्यालय का क्या कंसेप्ट है। प्रयोजनवाद जो चल रहा है वर्तमान में उसका अध्ययन करेंगे, यथार्थवाद का अध्ययन करेंगे, जितने भी दर्शन हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके अनुसार ये 8 हमारे अनुसार ये 8 मुख्य रूप से यूनिट हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, जो पूरे देश भर में पूछे जाते हैं। पहला मनोविज्ञान, दूसरा बाल विकास, तीसरा अधिगम एवं अभिप्रेरणा, चौथा व्यक्तिगत विभिन्नताएं, पांचवा समावेशी शिक्षा, छठा शिक्षण शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सातवां भारतीय शिक्षा का इतिहास और आठवां दार्शनिक दृष्टिकोण। ये काफ़ी व्यापक विषय वस्तु है और ये इसमें सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी से नहीं होता है, आपको पूरे कंसेप्ट को समझना पड़ता है। यह पूरे ही संप्रत्यय को बिना संप्रत्यय को समझे आप इसे समाप्त नहीं कर सकते हैं, प्रश्न नहीं बना सकते हैं। इस पूरे पाठ्यक्रम को 6 से 7 महीना में समाप्त करना होता है। इसमें दिक्कत उन्हें नहीं आती है जिन्होंने अपने प्रशिक्षण को गंभीरतापूर्वक लिया है, उन्होंने क्लास किया है, अपने गुरुजनों या प्रोफेसर जो भी हैं उनके संपर्क में रहा है, उनसे प्रश्न करते रहे हैं, समझते रहे हैं, उनको इसमें परेशानी नहीं आती है। परेशानी उन्हें आती है जो उन्होंने रेगुलर क्लास नहीं किया या पूरे कंसेप्ट को समझ नहीं पाए हैं, उन्हें बहुत समय लगता है इसे समझने में, क्योंकि 2 साल एकेडमिक जो समझ लेता है अपने बीएड को या डीएलएड को, उसके लिए ये एक रिवीजन का कार्य करता है और जल्दी जल्दी समझ लेता है। लेकिन जो नहीं समझ पाएंगे उनके लिए हम हैं, हम समझाएंगे। इन 8 यूनिट को हम 6 से 7 महीना में ख़त्म करेंगे और पूरे शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझ लेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।